नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले रोज की तरह ही मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़िए। अभय सर नमस्कार। नमस्ते कमल जी, नमस्ते। आज के की सबसे बड़ी खबर मैंने देखी शाम से कम बहुत हम्म, सारे चैनलों पर हम्म, खास तौर पे जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं हम्म, कि अरविंद केजरीवाल के 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका। क्या हम्म। सच में तगड़ा झटका है या चुनाव के समय कुछ ऐसी चीजें तो होती ही रहती हैं? 7 विधायकों ने कहां से इस्तीफा दिया? ऐसे विधायक हैं जिन्हें टिकट ही नहीं मिला, दिल्ली के। तो इसमें क्या, अभी तो नई विधानसभा का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में मुश्किल से कितने दिन रह गए हैं। आज 31 तारीख है और मेरे ख्याल से 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। तो इसका मतलब 3 तारीख की शाम को जो है वो आ, 3 या 2 तारीख की कितने 2 तारीख को बंद हो जाएगा या 3 तारीख को बंद हो जाएगा है, प्रचार बंद 48 हो घंटे पहले जाएगा। बंद हो जाता है। हाँ, तो इस अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो केवल एक तरह से आखिरी वक्त पर एक किसी पार्टी के जो खिलाफ सी दिखने वाली कोई खबर है उसको चला दो, यही है। उसका कोई मतलब उन्होंने इस्तीफा देने के लिए इतना देर क्यों चुनी, इतना देर उन्होंने क्यों की, सवाल इस बात का हम्म। है। ये भी तो एक कारण है ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर इन्हें इस्तीफा ही देना था तो ये इस्तीफा अगर 1 महीने पहले देते, 1.5 महीने पहले देते तो भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ भी होता है, आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान भी हो सकता था। अब तो कुछ अब तो सारे के सारे वोटर मोटे तौर पर मेरे ख्याल से दिल्ली में अपना अपना मत बना चुके होंगे, उन्हें किसे वोट देना है किसे नहीं वोट देना है। पिछले दिनों हमने ये देखा कि जो दिल्ली में पानी की समस्या है, हम्म, खासतौर पे पानी जहरीला है, इसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप हुआ। हम्म, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी सेवाएं हैं, खासतौर पर पानी की समस्या, हम्म, वो एक बड़ा हम्म। मुद्दा बनकर दिल्ली में उभर कर सामने आई है? देखिए, दिल्ली में पानी की शुद्धता और शुद्ध पानी की ठीक ठीक सप्लाई, हवा की शुद्धता और यमुना की शुद्धता या यमुना का प्रदूषण, कूड़े कचरे का सवाल, सड़कों पर गड्ढे, कूड़ों के पहाड़, ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं लंबे अरसे से हवा में लटकी हुई हैं। इन समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया गया है और इसकी वजह से जो भी सरकार होगी, उस सरकार को इसका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। वो नुकसान कितना होगा, क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों पर गड्ढे पड़े रहें, कूड़ा पड़ा हुआ सड़ता रहे, कूड़ों के पहाड़ दें, यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई काम ना हो, हवा जहरीली बनी रहे, हर साल पराली जलाने की घटनाएं होती हैं, उनको उनका कोई हल खोजने की कोई कोशिश न की जाए पिछले कई वर्ष से। तो इससे कोई लोग सरकार से खुश तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही सरकार को। अब वेटर वोटर ये देखता है कि इस सरकार ने क्या क्या काम किया और क्या क्या काम नहीं किया। वोटरों को ये बात पता है, यहां तक कि सरकार के जो सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल, सरकार के और पार्टी के, उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि वे 3 काम नहीं कर पाए। एक तो यमुना के प्रदूषण को दूर नहीं कर पाए, हवा को हवा की शुद्धता ये हवा की अशुद्धता दूर नहीं कर पाए, हवा का प्रदूषण दूर नहीं कर पाए और कूड़ों के पहाड़ नहीं हटा पाए। उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है, उसका उन्होंने कारण बताए। अब दिल्ली का वोटर ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं, वो काम एक पलड़े पे उन कामों को रख के देखेगा और एक पलड़े पे उन कामों को रख के देखेगा जो उसने काम नहीं कर पाए। उसके बाद ये तय करेगा कि वो इस पार्टी को वोट देगा या नहीं देगा। कोई भी सरकार सारे काम नहीं कर पाती है, सारे वायदे नहीं पूरे कर पाती है। और अगर वो आगे बढ़कर स्वीकार कर ले कि हमने इन कामों को नहीं कर पाया, हम अगली बार करेंगे और अपने कारण बताए, अपनी सफाई दे कि हम इन कारणों को इसलिए नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि उन कामों के ना कर पाने से जो एंटी इनकम्बेंसी बनती हो वो कुछ बंद हो जाए। सब लोग इस बात को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड में ऐसी एक भी घटना आपको नहीं मिलेगी जब उन्होंने स्वीकार किया हो कि हम अमुक काम नहीं कर पाए। यहाँ तक जब उनकी उनकी आलोचना की जाती है और काम उनके सामने रखा जाता है,
तो वो बहुत सारे इधर-उधर के तर्क देते हैं मतलब, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करते कि हाँ, ये काम हम नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे स्वीकार किया है कि वो ये 3 काम नहीं कर पाए। अब वोटरों के सामने मामला है, उनका प्रस्ताव रखा हुआ है, हमने ये 3 काम नहीं कर पाए, हमने ये काम किए हैं, ये काम नहीं किए, आपको जिसको वोट देना हो दीजिए। एक चीज़ जो मैंने महसूस की बात करते हुए, जैसे हमारे कॉलेज में जो लोग चाय बनाने का काम करते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो वो लोग कम से कम केजरीवाल को लेके काफ़ी आशान्वित थे और उनको वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि शीश महल वगैरह कोई मुद्दा है। हुँ, और भी लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, तो हुँ। एक बात जो उभर कर सामने आई वो ये कि सरकार तो केजरीवाल की बनेगी, लेकिन कई लोग ये आशंका जता रहे हैं कि सीटें कम होंगी। तो मोटे तौर पर क्या अभी दिल्ली इलेक्शन का यही हाल लगता है कि सरकार तो केजरीवाल की बनेगी, हो सकता है उनकी सीटें कम हो, 45 हो जाए, 50 हो जाए? देखिए, कमल आपने जो सवाल पूछा है, ये पिछले 2 दिन में न जाने कितने मित्र मुझसे फ़ोन करके पूछ चुके हैं या मिलने पे पूछते हैं। इन्हीं विश्वविद्यालय में पूछते हैं, जहाँ कहीं बाहर मिल जाते हैं, बाज़ार में वहाँ पूछते हैं। बहुत पूछा जाता है सवाल ये। मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ। मेरा अपना आकलन ये है कि अगर चुनाव सामान्य हुआ, सामान्य का मतलब है जो सामान्य चुनावी प्रक्रियाएँ होती हैं, उनके ज़रिए हुआ, वोटर आए, वोटरों ने वोट डाला, उनकी ठीक से गिनती की गई, उसके आधार पर चुनाव का परिणाम आया, तो सरकार अरविंद केजरीवाल की बनेगी। सीटें उनकी कम होंगी, निश्चित रूप से कम होंगी। ये असंभव है कि उनकी सीटें 60, 61, 62, 65 हो मतलब। हुँ, उनकी सीटें 45 के आसपास रह सकती हैं। हुँ, सीटें उनकी जरूर कम होंगी। लेकिन इसी के साथ मैं इसमें एक और बात जोड़ता हूं जो बहुत जरूरी है। इसमें लेकिन बहुत भारी भरकम लेकिन नहीं है हुँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ में जो उसका एक घोषित गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी का, तकरीबन घोषित, उसमें कुछ कहने की, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो घोषित गठजोड़ है, उस गठजोड़ का फायदा उठाकर वोटर लिस्टों के में बहुत सारे वोटरों के नाम जुड़वाए हैं, बहुत सारे नाम कटवाए हैं। उनका फलितार्थ क्या होगा, उनका चुनाव के नतीजों पर क्या असर होगा, ये मुझे नहीं पता है, ना मैं इसका आकलन कर सकता हूं। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका ठीक ठीक आकलन नहीं कर सकती। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने एक निर्वाचन क्षेत्र में 3,000 वोट कटवा दिए और 5,000 वोट जुड़वा दिए उसमें, है? अब हो सकता है उस निर्वाचन क्षेत्र में कोई गारंटी नहीं है कि वो 5,000 वोट पड़ जाएंगे। अच्छा, कोई गारंटी नहीं कि उसका ये पहले से नहीं तय किया जा सकता कि उस निर्वाचन क्षेत्र में वोटों का प्रतिशत क्या होगा। वोटों का प्रतिशत बहुत घट जाएगा, वोटों का प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका नतीजा क्या होगा, नतीजे पे क्या असर होगा, ये हमें नहीं पता है। आम आदमी पार्टी ने कोशिश ये की है कि वो इस प्रकार के हथकंडों पर सतर्क रही है, इनकी पोल खोलती रही है और चुनाव आयोग के साथ जदोजहद करती रही है। कई जगह सुना ये गया है, खुद आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि कई जगह उसने भाजपा के इन हथकंडों को विफल कर दिया है। मैं अभी इसमें कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मेरा आकलन यह है कि भाजपा इस चुनावी मुहिम में ऐसा कोई भी क्षण नहीं था आज की तारीख तक जब वो आम आदमी पार्टी के ऊपर उसकी बढ़त रही हो 1% की भी। अगर किसी की बढ़त रही है तो वो केवल आम आदमी पार्टी की भाजपा पर ही रही है बढ़त। और वो 3% की भी हो सकती है, 4% की भी हो सकती है, 6% की भी हो सकती है, 8 या 9% की भी बढ़त हो सकती है, लेकिन वो बढ़त निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की भाजपा के ऊपर है। फिर कांग्रेस के चुनाव में कभी कोई उछाल नहीं आया, मेरा मानना है इस पूरे चुनाव के दौरान। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई बड़ा वोट हासिल करके इस चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क डाल सकती है। वो मोटे तौर पर 2020 की स्थिति उसी के इर्द गिर्द रहेगी कमोबेश। कांग्रेस मुकाबला सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा। मुकाबला सीधा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मेरी ये समीक्षा ये है। अब अगले 4 दिन में, 2 दिन में क्या हो सकता है मतदान से पहले, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन जो पिछली बार हमने बातचीत की थी तो आपने भाजपा की एक रणनीति का ज़िक्र किया था जिसका जिसका लबो-लुआब ये था कि वो लोग सांप्रदायिकरण नहीं कर रहे हैं चुनाव का। और हुँ, मैंने अपने एक मित्र से बात की तो उन्होंने कहा कि जो अरीबा खान या जो भी जहाँ से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं, उस क्षेत्र से जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके प्रति एक रुझान दिख रहा है लोगों में।
तो क्या ये जो एक रुझान है कांग्रेस के प्रति वो भी एक आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मेरा सफल हो कहना है कि सकती है? जो अमानतुल्लाह खान है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के काफी मजबूत नेता है। ओखला निर्वाचन क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, वहां के वो काफी मजबूत नेता है, काफी सक्रिय भी रहे हैं, लगातार खबरों में भी रहते हैं, सही कारणों से भी खबरों में रहते हैं और गलत कारणों से भी खबरों में रहते हैं। और वो अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त भी माने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रमुख मुसलमान चेहरे हैं। अगर कांग्रेस उनके मुकाबले किसी उम्मीदवार को खड़ा करके उनको चुनाव में एक जबरदस्त चुनौती दे सकती है, तो उसका जरूर असर पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि दिल्ली का जो कांग्रेस का मतदाता है वो अंततः उसको वोट देगा जो कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने की स्थिति में हो। अगर ओखला निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसा उलटफेर हो गया है, मुझे नहीं पता है, जिससे अमानतुल्लाह खां वहां के मुसलमान मतदाताओं की निगाह में अरीबा खान से पीछे हो गए हो, मतलब, या भाजपा के मुकाबले कमजोर लग रहे हो, तो हो सकता है मुसलमान मतदाता अरीबा खान की तरफ मुड़ जाए। लेकिन ऐसा होगा इसी स्थिति में। और किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ हो रहा है, इससे ये नहीं मतलब निकाला जा सकता है कि ये दिल्ली के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में यही स्थिति है। आज एक और चीज़ मैंने देखी जब मैं वापस आ रहा था सीएसडीएस में मैं गया था तो, कि एक आगे टेम्पो जा रहा था, उसमें चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र का प्रचार लगा हुआ था और उसमें कपिल सिब्बल की भी तस्वीर थी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का एक पूरा उनका प्रचार का होर्डिंग था उसमें। तो मुझे लगता है कि जो गैर भाजपा शक्तियाँ हैं और गैर कांग्रेस शक्तियाँ हैं, वो ज़्यादा मजबूती से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं क्योंकि अखिलेश सारी की यादव ने सारी क्या किया। अखिलेश ने जिस तरह तत्परता और उत्साह के साथ में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में प्रचार किया है, अरविंद केजरीवाल मीटिंगें की हैं बाकायदा, हैं? सब वो अपने आप में इस बात का सबूत है। कोई भी ऐसी गैर कांग्रेस शक्ति नहीं है, गैर भाजपा और गैर कांग्रेस शक्ति नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के साथ या तो मौखिक रूप से ना खड़ी हो या सक्रिय ना खड़ी हो। सब लोग उन्हीं के साथ हैं। आप कह सकते हैं कि भाजपा के मुकाबले ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है माइनस कांग्रेस। ये स्थिति है। अ, कल के दिन में राहुल गांधी ने एक दलित बुद्धिजीवी जिसमें अति पिछड़े जातियों के बुद्धिजीवी शामिल थे, उनकी एक सभा को एक सेमिनार हॉल जैसा था, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा, काफी मुझे लगता है कि हो सकता है 5,000 लोग हों। तो वहां पर उन्होंने संबोधित किया और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कांग्रेस से मैं स्वीकार करता हूं कि दलितों और ओबीसी समाज को सही प्रतिनिधित्व देने में गलती हुई है, यानी उन्होंने नहीं दिया है कांग्रेस ने, उसने गलती की है। इस तरह की स्वीकारोक्ति क्या राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति को एक संबल प्रदान कर सकती है, मजबूती दे सकती है? देखिए, होता यह है कि जब कोई नेता कोई बात मान लेता है, अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कह रहा हूं और राहुल गांधी के बारे में भी कह रहा हूं, जब कोई नेता कोई बात मान लेता है कि हमसे यहां गलतियां हुई हैं, तो वो उसका पहला कदम है कि जब उस गलती के संशोधन, उस गलती को सुधारने की तरफ वो कदम बढ़ा सकता है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने ओबीसी और दलितों को प्रमुखता नहीं दी, जिससे वो हमारे साथ से हट गए। अब देखना ही पड़ेगा कि अब वो ओबीसी और दलितों को प्रमुखता देने या वो जो गलती की है उसकी भरपाई करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो कदम तो उनका संगठन के स्तर पर और टिकटों के बंटवारे के स्तर पर दिखाई देना चाहिए। मतलब आपकी नीति में एक निरंतरता तो होनी चाहिए ना। तो आप जो कह रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं जब तक आप उसमें भरपाई नहीं करेंगे उसकी, तब तक कैसे होगा। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी को लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी वोटरों का बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अब समर्थन चाहती थी। वो जानती थी कि यादवों का समर्थन तो मिलेगा नहीं, लेकिन गैर यादव ओबीसी का समर्थन कम से कम सुनिश्चित कर लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो संगठन के चुनाव में संगठन में जो नई नियुक्तियां होनी थी उसमें चुनाव का जो तरीका था उसको स्थगित कर दिया। 2017 के पहले की बात बता रहा हूं। और उन्होंने जगह जगह नियुक्तियों के जरिए, नामजदगियों के जरिए ओबीसी नेताओं को, स्थानीय नेताओं को पार्टी में संगठन के पदों पर नियुक्त करना शुरू किया भाजपा ने। और इससे पहले होता ये था कि जो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, ये सब जो नेता होते हैं, ये चुनाव की प्रक्रिया को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करके संगठन के पदों पर काबिज हो जाते थे। ये प्रक्रिया रोक दी उन्होंने, चुनाव को स्थगित कर दिया और नामजदगी के औजार का सहारा लेकर ओबीसीओ को बड़े पैमाने पर पार्टी में नियुक्त किया। उसका उन्हें फायदा हुआ। गैर यादव ओबीसी को लगा कि भाई ये पार्टी हमें महत्व दे रही है,
इस तरह कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए। देखिए, ओबीसी समुदाय बहुत ही, जैसे अंग्रेजी में कहेंगे, हाईली पॉलिटिसाइज्ड, अत्यंत राजनीतिकृत समुदाय है। वो सत्ता चाहते हैं। दलित समुदाय भी देश के बहुत ही राजनीतिकृत हैं, वो भी सत्ता चाहते हैं। इन दोनों को सत्ता का स्वाद मिल भी चुका है। तो इनमें नेताओं की बहुतायत है। इन समाजों में बिरादरियों की बहुतायत भी है और नेताओं की भी बहुतायत है उनकी। तो वो नेता, अगर एक पार्टी में जिन नेताओं को स्थान नहीं मिला और दूसरी पार्टी में उन्हें स्थान लेने के लिए वो लाइन में लगाए तैयार खड़े हुए, मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो तो राहुल गांधी को करके दिखाना होगा ना ऐसा। कल बजट पेश होने वाला है और बीते हुए कल में आपका दैनिक भास्कर में एक लेख छपा था बजट की से क्या उम्मीदें की जा सकती है उसके संदर्भ में। क्या आपको लगता है कि मध्य वर्ग के पास उम्मीद करने के लिए बहुत कुछ है, या फिर बजट जो है वो किसी भी तरीके से जो चीजों को प्रबंधन करने का एक तरीका होता है, या और शब्दों में कहते तो लिपापोती का तरीका मात्र बनकर रह जाएगा? देखिए, जो सरकार समर्थक अर्थशास्त्री हैं और आर्थिक टिप्पणीकार हैं, वो निर्मला सीतारमन को के बजटों का आकलन इस प्रकार करते हैं। वो कहते हैं कि इनके बजटों में चमक दमक तो नहीं होती है, लेकिन ये ठोस और काम चलाऊ होते हैं। दे आर सॉलिड एंड वर्किंग बजट्स। दे आर नॉट एक्साइटिंग बजट्स, बट दे आर सॉलिड एंड वर्किंग बजट्स। ये उनके बारे में कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अर्थव्यवस्था का होल्डिंग ऑपरेशन कर रही है, यानी अर्थव्यवस्था चलती रहे किसी तरीके से, फिस्कल संतुलन बना रहे, ये सब वगैरह कुछ थोड़ा बहुत, अगर अगर निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर रहा है तो सरकारी कुछ बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश करके कुछ निवेश को गति दे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की कोशिशें उनकी तरफ से होती रहती हैं। अब बजट के पहले बहुत चर्चा हुई है कि साहब कि वो इनकम टैक्स में रियायत मिल सकती है। तो अगर इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी तो कुल मिलाकर देश के 12 करोड़ लोगों की तो रियायत मिलेगी। देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। मुझे लगता है नहीं 1.5 अरब, बहुत दिनों से मर्दमशुमारी की जनगणना नहीं हुई है, तो करीब मुझे लगता है 1.5 अरब के आसपास होने जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो लोग टैक्स दे रहे हैं, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं कि जो लोग केवल रिटर्न फाइल करते हैं और लेकिन उन जीरो रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं ना। लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, जो कुछ फायदा होगा शायद उनके परिवारों को भी। हाँ, तो वही उनको या उनके परिवारों को, उन्हीं को तो फायदा होगा उनको। हाँ, तो बाकी लोगों का क्या होगा? मेरा कहना है कि मध्य वर्ग तो, अगर भारत का उतना ही मध्य वर्ग उतना छोटा तो है नहीं भारत का। जिन लोगों की आमदनी 25,000 है, 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, 50,000 है, उनको तो टैक्स ही नहीं देते, उनको तो उसका कोई फायदा होगा ही नहीं। असली मुद्दा तो यह है कि उन लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, ये असली मुद्दा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि असंगठित क्षेत्र एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सब लोग जानते हैं कि 100 लोग अगर देश में रोजगार शुदा हैं, तो उसमें से 4 लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है और 94 लोग असंगठित क्षेत्र में रोजगार शुदा हैं। तो देश और सरकार कोविड से पहले असंगठित क्षेत्र पर भी ध्यान देती थी, भारत की सरकार। और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े भी गिने जाते थे, उसका जो ग्रोथ रेट वगैरह है उसका भी आकलन करने की कोशिश की जाती थी। कोविड के बाद में उसका ग्रोथ रेट का आकलन भी नहीं किया जाता है, उसके आंकड़े भी नहीं उपलब्ध हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कोविड में पहली मार पड़ी उसकी, असंगठित क्षेत्र का भट्टा बैठ गया कोविड में। कोविड से पहले, कोविड तो आया था 20 में, कोविड से पहले 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसने बहुत बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र को धक्का दिया, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शंस में चलता था, नकदी के आधार पर लेन देन होती थी, उसने सब गड़बड़ा दिया। उसके बाद में जीएसटी का जिस तरह लागू किया गया, उसकी जो डिजाइन थी, उससे भी असंगठित क्षेत्र को बहुत धक्का लगा। ये 2 धक्के लग ही चुके थे, तब तक कोविड ने उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी।
फिर सरकार ने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो यहां तक कि अब सरकार समर्थक अर्थशास्त्री से राजीव कुमार जो हैं, जो नीति आयोग के संचालक रह चुके हैं, नीति आयोग के कर्ता धर्ता रह चुके हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने भी बयान दिया है कि सरकार को चाहिए असंगठित क्षेत्र के लिए नीतियां बनाए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र अगर स्वस्थ होगा, उसमें अगर ग्रोथ रेट उसका ठीक होगा उसका, तो वो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा और बेरोजगारी की स्थिति सरकार के काबू में आने लगेगी धीरे धीरे करके, अभी जो बेकाबू हो गई है। जितने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना ही अर्थव्यवस्था और गति पकड़ेगी, लोगों में असंतोष कम होगा, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा, ये होगा। जैसे आज ही प्रोफेसर अरुण कुमार का मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि मैं आंकड़े देख के आपको बताता हूं। हाँ, वो बता रहे थे कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं, 32 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनके पास ठीक ठाक किस्म का रोजगार है, मतलब प्रॉपर बाकायदा एक रोजगार है। 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, और 4 तरह की बेरोजगारी उन्होंने बताई थी, उनमें किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी के वो शिकार है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो 28 करोड़ लोग जो हैं, वो तो देश की आबादी के लालन पालन में कोई भूमिका निभा नहीं पाते। इन तो 32 करोड़ लोगों के कंधों पर एक रोजगारशुदा व्यक्ति के ऊपर 4.4 व्यक्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी आ जाती है, कि भरण पोषण की जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बाकी लोगों को भी ठीक ठाक रोजगार मिल जाए, तो एक व्यक्ति के ऊपर केवल 2.2 लोगों की ही जिम्मेदारी होगी भरण पोषण की। कितना फर्क पड़ जाएगा आप देखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निर्मला सीतारमण ने अपने किसी बजट में इस सवाल को संबोधित नहीं किया, और ना वो इस बजट में करने वाली है संबोधित। हालांकि जो नीति निर्माता हैं, उनमें से कईयों को लगने लगा है कि ये सब कुछ होना चाहिए। जब विवेक देवराय ने अपने देहांत से पहले एक वक्तव्य दिया था, और ये वक्तव्य उन्होंने अभी 4 जून के बाद जो बजट आया है, उस बजट से पहले वक्तव्य दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शहरी मनरेगा बनाना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। मनरेगा का एक शहरी संस्करण लाना चाहिए, ताकि शहरों में लोगों को छोटे सही लेकिन रोजगार मिले, मतलब आमदनी उनकी बड़ी हो। लेकिन सरकार ने इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया। ये सब लोग तो सरकार के ही लोग हैं। और शायद ये फ्री में बहुत सारी चीजों को देने की तुलना में थोड़ा बेहतर कदम हो सकता है कि उन्हें रोजगार दिया जाए, उनके लिए काम मेरा कहना है कि जो फ्री में दे रहे हैं चीजें, एक प्रोफेसर अरुण कुमार ने एक बड़े अच्छा गणना करके एक आंकड़ा भी पेश किया है। उनका कहना यह है कि नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के जरिए जो पैसा इस देश की जनता के हाथ से निकला है, जितना उसे नुकसान हुआ है देश की गरीब जनता को, जो लाभार्थियों के रूप में उन्हें जो पैसा सरकार ने दिया है, वो उसके मुकाबले बहुत ही कम है, आधे से भी कम है। तो वो तो लगातार घाटे में है। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 10 साल में पहली बार ऐसा कोई संसद सत्र हो रहा है जिसमें विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई है। यानी उनका इशारा ये था कि हर बार जब संसद का सत्र होता है तो विदेश से कोई मुद्दा आ जाता है जो कि भारत से संबंधित होता है, फिर उस पर चर्चा होती रहती है। आप उनके इस आरोप को कैसे देखते हैं, उनके कटाक्ष को? ये देखिए, भारत की समस्याओं के जिम्मेदार विदेशी हाथ है। ये बहुत पुराना हथकंडा है। नरेंद्र मोदी जो हथकंडे के नए प्रैक्टिशनर हैं। हम लोग जानते हैं कि कौन कौन इस हथकंडे को इंदिरा गांधी इस हथकंडे को इस्तेमाल करती थी, तो भाजपा इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति करती थी। आज भाजपा इस हथकंडे की सबसे बड़ी अभ्यास करता है, और ये बिल्कुल बेकार हथकंडा। इससे अगर आप अपनी इसके बहाने आप दमनकारी कदम तो उठा सकते हैं। ये तर्क देके आप बहुत सारे अपने दमनकारी जो कदमों का औचित्य पेश कर सकते हैं, आप औचित्य बना सकते हैं, उनका औचित्य प्रतिपादन कर सकते हैं, अगर आप सही शब्दों में कहें, हैं? लेकिन आप इसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं कर सकते।
लोग केवल इसलिए अपनी नाराजगी नहीं थूक देंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब में विदेशी भाई, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें विदेशी हाथ है। देश में महंगाई बढ़ रही है, इसमें विदेशी हाथ है। देश में इम्तिहान प्रतियोगी परीक्षाएं ठीक से नहीं हो रही, इसमें विदेशी हाथ है। कुंभ में भगदड़ के लोग मारे गए, इसमें विदेशी हाथ है। पूरे कुंभ को गरीब बनाम अमीर की दुनियाएं दो कुंभ बना दिए गए, गरीब बनाम अमीर, इसमें विदेशी हाथ है। कुंभ में जो वीआईपी प्रोटोकॉल स्थापित किया गया, इसमें विदेशी हाथ है। देश की जो रक्षा सेनाएं हैं, वो उनके बड़े बड़े जो सेनापति हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए हमें बजट सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसमें विदेशी हाथ है। हम आज की अपनी बातचीत को इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहूंगा कि अगर अभी तक वो नई परख चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।